स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वेलकम एवरीवन। प्लीज कंफर्म मेरी आवाज़ क्लियर है आपको? वेलकम एवरीवन। सो आज का एजेंडा है, हमें आंसर राइटिंग पर बात करनी है कि कौन सी चीज़ों को ध्यान रखकर हम स्टेप बाय स्टेप अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक। विनय कह रहे हैं, सर आई नो थिंग्स बट आई डोंट नो हाउ टू राइट आंसर। एग्जैक्टली इसी के लिए सेशन है। ठीक। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बात उन लोगों के लिए जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आपको ये पता होगा कि प्रीलिम्स जो है वो स्क्रीनिंग स्टेज है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, राइट। जो आपकी मेरिट बनती है वो इसके बाद में जो स्टेजेस हैं, दो स्टेजेस वहां से बनती है, राइट। मेंस एंड आपका पर्सनल इंटरव्यू। मेंस आपका 1750 मार्क्स का है। तो अगर आपने इसमें जबरदस्त स्कोर कर लिया, मतलब ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जीएस के 4 पेपर में, 3 पेपर में मेरिट का एवरेज, और जीएस पेपर 4 में मेरिट के एवरेज से 5 मार्क्स 10 मार्क्स अबव, ऑप्शनल में 300 प्लस, ऐसे में अबव एवरेज। अगर इतने मार्क्स उसने गैदर कर लिए अपनी आंसर राइटिंग टेक्निक पर काम करके, कंटेंट पर तो ऑब्वियसली हम सब काम करते ही हैं आपके साथ, तो टेक्निक पर अगर आपने काम कर लिया तो इंटरव्यू में कई स्टूडेंट्स की जो मार्क्स हैं, अगर 160 170 आ रहे थे जबकि एवरेज 180 के आसपास था, तो भी उनकी रैंक विद इन 50 आई। 44th रैंक गुजरात का रहा एस ऑफिसर। सो इससे हमें पता लगा कि यार ये गेम ना स्ट्रेटेजी का है, केवल नॉलेज का नहीं है। ज्ञान बहुत लोगों के पास है। इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है कि आप उस ज्ञान को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें, अभिव्यक्त कर सकें। मेंस और पर्सनल इंटरव्यू एग्जैक्टली यही चेक कर रहे हैं, राइट। तो शुरू करते हैं फिर कहानी को। आंसर राइटिंग। सबसे पहली बात तो है कब करें और कैसे करें। हाउ के अंदर फिर हमें अंदर फर्दर जाना पड़ेगा, ठीक है। कब करें, सबसे पहला पॉइंट ये भी जरूरी है। मान लीजिए आपने किसी एक लेक्चर को लिया, लेक्चर 1 ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक से फंडामेंटल राइट, ठीक है। फंडामेंटल राइट आपने इंडियन पॉलिटी में ये पढ़ लिया, राइट। और टीचर ने क्लास के बाद आपको एक क्वेश्चन भी शो कर दिया कि देखो यार मेन से ये क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। प्रीलिम से क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करा दी। तो देखिए प्रीलिम्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना एक चीज है, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, केवल ये दो एस्पेक्ट्स टेस्ट किए जाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग, वहां पर लॉजिकल फ्लेयर ऑफ थॉट्स, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। क्योंकि जब आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो आपके सामने कई सारी फाइल्स आएंगी। डेली बेसिस पर आप फाइल को रीड करेंगे। कई फाइल्स आपके जो सबऑर्डिनेट होंगे, आपके कलीग्स होंगे, वो भी आपको कंसाइज करके नोट बनाकर देंगे। तो वहां पर आप उन सबको पढ़ के कितनी शार्पली अंडरस्टैंड कर पाते हैं और उसके बेसिस पर क्या नोटिंग देते हैं फाइल पर, वो एक्चुअली मेजर, यू कैन से, उसी के थ्रू पूरी की पूरी गवर्नेंस चलती है। जो आप लिखते हैं फाइल पर, लिखवाते हैं, आप डिक्टेट करते हैं तो आपका स्टेनो जो है लिखता है। तो यानी कि यूपीएससी इस रिक्वायरमेंट को टेस्ट करना चाह रही है कि जो आप जानते हैं उसको ऐसे अभिव्यक्त, ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कि एग्जैक्टली जो आप चाह रहे हैं वही चीज कम्युनिकेट हो और एग्जैक्टली वही इंपैक्ट ग्राउंड पर आए, वैसा ही एक्शन हो। तो यानी कि यू हैव टू अवॉइड व्हाट, एम्बिगिटी। यू नीड व्हाट, लॉजिकल फ्लेयर ऑफ थॉट्स। यू नीड व्हाट, प्रिसीजन, ब्रेविटी इन योर एक्सप्रेशन। तो जो बीइंग एन आईएएस ऑफिसर, बीइंग अ ब्यूरोक्रेट आपको चाहिए ना, वही चीज आप प्रैक्टिस करें इस स्टेज पर। इस दौरान जिस दौरान आप क्लासेस ले रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो चीज जो आपकी पर्सनैलिटी में आना चाहिए कि नॉलेज का इस्तेमाल कैसे करना है, वही चीज आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यानी कि मेंस का जो आंसर है वो आप कैसे कर पाएंगे, राइट। तो इसमें भी ना दो तरह के आंसर्स होते हैं। मैं दो तरीके से उसको डिवाइड कर सकता हूं। एक तो होता है बेसिक। बेसिक का मतलब है कि उसमें ज्यादा कुछ नहीं, उसमें केवल आपकी रिटेंशन चेक की जा रही है। तो रिटेंशन वाले क्वेश्चन तो कई बार टीचर आपको कहेगा कि यार जब आपको समझा दिया, पॉइंट्स बता दिए, आपको याद भी करा दिए, देखो ट्रिक भी बता दी कि अल्टीमेटली इस तरीके से आपको इसमें ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, तो बेसिक वाले क्वेश्चन वो कोशिश करते हैं आपको क्लास में लिखवाने की, और दैट इज फाइन।
ठीक है ना, कि भाई बेसिक वाले कम से कम उससे रिवीजन भी हो जाता है। बेसिक वाले क्वेश्चन का मतलब है जैसे क्वेश्चन टाइप है फॉर एग्जाम्पल एन्यूमरेट। अब आप कहोगे सर यही तो पेन है जिंदगी का, कि ये नहीं पता लगता एन्यूमरेट, इलस्ट्रेट, एक्सप्लेन, एनालाइज, क्रिटिकल एनालाइज, इसमें करना क्या है पता लगेगा अभी। ठीक, एन्यूमरेट, इलस्ट्रेट, एक्सप्लेन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा कीवर्ड लगा हुआ है, और कीवर्ड मतलब ऐसा, इसको हम कहते हैं क्वेश्चन डायरेक्टिव। लिख देता हूं, क्वेश्चन डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिव का मतलब है डायरेक्शन, यानी कि अल्टीमेटली आपको लिखना क्या है। तो अगर इसमें मेंशन है एक पर्टिकुलर कीवर्ड, की कॉन्सेप्ट, केवल उस पर बात हुई है कि यार इस कीवर्ड को, इसकी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दो, एन्यूमरेट कर दो, इलस्ट्रेट कर दो, तो ऐसे में इस वाले क्वेश्चंस को आप लेक्चर और एक रिवीजन के बाद अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज फाइन। कम से कम इस तरीके से आपका रिवाइज हो जाएगा। आप कहोगे सर बात ना समझ नहीं आई सर, इसमें सर एग्जाम्पल कर दे दीजिए। चलिए एग्जाम्पल देता हूं। जैसे क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो मुझे बताओ, ये एक की कॉन्सेप्ट, एक कीवर्ड है कि नहीं, कि भाई क्वेश्चन पूछ रहा है सेक्युलरिज्म, राइट? तो ऐसे में टीचर ने ऑलरेडी आपको सेक्युलरिज्म बता चुका है। हालांकि मैंने इस क्वेश्चन को दिया है, हालांकि इस क्वेश्चन में व्यूज भी होते हैं, लेकिन अगर बेसिक क्वेश्चन है, 10 मार्कर है, 150 वर्ड से, तो ऐसे में आपको सेक्युलरिज्म क्या है ये बताना है। तो ऑलरेडी जो आपके नोट्स में सेक्युलरिज्म कहाँ प्लेस है, जैसे प्रियम्बल में भी है, राइट, और अदर पार्ट्स में भी रिफ्लेक्ट होता है, हमारे एफआर में भी रिफ्लेक्ट होता है, राइट, अदर पार्ट्स में भी रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, जो सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल हैं। तो एक तो आपको पता है कि यार डिफाइन क्या है, डिफाइन आपको करना आता है, कहाँ प्लेस है ये पता पता है आपको। और फिर डिफाइन ब्रीफ डेफिनेशन के बाद फिर आपको पता है यार इंडिया के सेक्युलरिज्म पे ना ये पॉइंट सर ने बता रखे हैं। आप कहोगे सर बात समझ नहीं आई सर, हमें तो बिल्कुल एग्जाम्पल दे के लिखवा दो आप, तभी समझ में आएगा। ऐसी बात है, ऐसा कर लेंगे, जैसी आपकी विश। सुनिए, आप एग्जाम्पल से समझाता हूँ, क्योंकि बोल बचन तो सबको पता है। अगर क्वेश्चन ये एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक, तो अब हमें पता है कि बेसिक काइंड ऑफ क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन के तीन स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब स्ट्रक्चर में तीन पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ये बात ध्यान रहेगी आपको। इंट्रोडक्शन का पर्पस होता है टू टेल एग्जामिनर यू हैव अंडरस्टूड डिमांड ऑफ क्वेश्चन। जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको आप समझ गए हो। क्या इस क्वेश्चन में कुछ एनालाइज करने के लिए बोला है कि एनालाइज द डिबेट कनेक्टेड टू सेक्युलरिज्म? नहीं, नहीं बोला एनालाइज द डिबेट कनेक्टेड टू सेक्युलरिज्म, क्योंकि मैंने कहा बेसिक, यहां पर मैं इसको कहूंगा थोड़ा एनालिटिकल। एनालिटिकल, तो एनालिटिकल में क्या आ सकता है? कीवर्ड आ सकता है एग्जामिन, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, राइट? ऐसे कीवर्ड्स यहां पर आ सकते हैं, कोई दिक्कत? यहीं पर एक्सप्लेन में ही डिस्क्राइब आ सकता है। डिस्क्राइब ऐसा कीवर्ड होता है जो अगर कोई फिनोमेना है, जैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं तो उस पर डिस्क्राइब आ गया डायरेक्ट, राइट, कि की कॉन्सेप्ट पे आ गया। तो इंट्रो का पर्पस है एवेलेटर को बताना कि आप समझ गए हो क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो अब मुझे बताओ, जब क्वेश्चन की डिमांड है एक्सप्लेन सेक्युलरिज्म इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, तो क्या आपको इंट्रोडक्शन में ये बताने की जरूरत है कि सेक्युलरिज्म एज अ वर्ड इमर्ज्ड इन यूरोप in context of state being neutral, state having no religion, clear separation of state and religion? आपको वेस्ट का जिक्र करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि यहां एनालाइज करने के लिए नहीं कहा सेकुलरिज्म एज अ कॉन्सेप्ट को ओवरऑल ओवरऑल केवल कहा है कि भाई सेकुलरिज्म बताओ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या है, सीधी बात। तो इसी वजह से आप यहां पर डेफिनेशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्लेस अगर केवल ये छोटा सा मेंशन कर दोगे, राइट, तो आपको नहीं लगता कि अपने आप में इवेल्युएटर को लगेगा कि हाँ यार एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म कहा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, तो मीनिंग में इसने मुझे डेफिनेशन बता दी, और इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कहा तो इसने प्लेस बता दिया। तो इंट्रोडक्शन में अगर आपने ब्रीफ में इतनी बात बता दी, तो इसका मतलब है कि अब बॉडी वाले पार्ट में जो भी इवेल्युएटर पढ़ेगा उसको एग्जैक्टली एज पर डिमांड मिलेगा, है कि नहीं? तो अब आप कहोगे सर ये तो बात समझ में आ गई कि ये जो मैंने कहा यहां पर टू टेल examiner that you have understood the demand of question, so this is the demand of question, this is the demand, so this component is going to come into introduction। फिर आपके दिमाग में आना चाहिए सर व्हाट इज गोइंग टू बी द वर्ड लिमिट, कितने शब्दों का इस्तेमाल करें इसमें, इसका एक स्टैंडर्ड तरीका बताते हैं आपको। ये देखिए, मान लीजिए 200 वर्ड्स का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड बता रहा हूं, 200 वर्ड्स मान लीजिए, ठीक, 200 शब्द है, तो हम 10 से 20% वर्ड्स खर्च करें आपके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, 60 to 80% वर्ड्स हम खर्च करें अपने बॉडी वाले पार्ट में, और अगेन 10 से 20% वर्ड्स हम खर्च करें अपने कंक्लूजन वाली साइड। अब ऐसा नहीं कि यूपीएससी ने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट टू गिव अ नाइस प्रेजेंटेशन सो दैट वी कैन फोकस ऑन बॉडी पार्ट इन अ मैनर सो दैट वी कैन एड्रेस द एक्चुअल कोर डिमांड ऑफ क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन में हमने बताया है कि देखो हम समझ गए हैं डिमांड क्या है, समझ गए हम, कंटेक्स्ट इज क्लियर। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि भाई अब हम आपको बताएंगे कि सेकुलरिज्म का क्या मीनिंग है इंडिया के कंटेक्स्ट में, इससे जुड़े कुछ केसेस। अगर भाई देखो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर, अब पॉलिटी में स्कोर करना है तो पॉलिटिक्स में मसाला जो डालना है अपने आंसर में टू स्कोर मोर इज डिफरेंट देन इन इकोनॉमी, अभी उस पर भी बात करेंगे। तो मुद्दा है कि वर्ड लिमिट जो है कुछ इस तरीके से हम कैटेगराइज करेंगे, ठीक, इसमें कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इतना होना है। अब मान लीजिए मैं क्यों बता रहा हूँ ये, कई आंसर्स आप देखो तो वो 40% वर्ड उसने माहौल बनाने में लगा दिए इंट्रोडक्शन में, अब वर्ड्स ही बहुत कम बचे हुए हैं, तो ऐसे में तो कम टाइम रहेगा ना आपके पास, राइट? तो एक तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब जैसे बॉडी पार्ट की बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन में, कह रहा है मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। अब इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या इसका मीनिंग है, तो हम क्या करेंगे, हम एग्जैक्टली बताएंगे कि भाई यहां तो हमने बेसिक डेफिनेशन बताई थी, अब थोड़ा एलेबरेट करेंगे। जैसे कि इंडिया के केस में कहा जाता है कि इंडिया का सेकुलरिज्म जो है ना, प्रिंसिपल्ड प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस मॉडल फॉलो करता है। हम बता सकते हैं हमारा सेकुलरिज्म पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं, पॉजिटिव सेकुलरिज्म यानी कि हमारे यहां पर जो स्टेट है, यानी कि जो गवर्नमेंट है, वो इंटरवीन भी कर सकती है, किसमें, रिलीजन में भाई साहब। एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल, अरे सबरीमाला केस भूल गए क्या, ट्रिपल तलाक केस, शायरा बानो केस, मतलब ट्रिपल तलाक वाला शायरा बानो केस, पॉलिटिकली नेगोशिएटेड मॉडल, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेसेसरी फॉर एनी हेट्रोजेनस सोसाइटी, यानी कि जिसमें अलग अलग धर्म होते हैं, तो ऐसी सोसाइटी में तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, रिप्रेजेंट सिविलाइजेशनल वैल्यूज ऑफ इंडिया, दैट इज एसिमिलेशन
टॉलरेशन, तो मैं केवल आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि यार देखो कितना कंटेंट है आपके पास किसी भी एक आंसर पे। अभी और भी आंसर हम ऐसे बना लेंगे। तो आपके पास बॉडी में, आप देखो बॉडी में क्या मैंने कहीं पर भी कोई जनरल जानकारी बताई? सेक्युलरिज्म बहुत अच्छा है जी, इंडिया के लिए जरूरी है जी, क्या बात है? मार्क्स थोड़ा ना मिलेंगे ऐसे। मार्क्स मिलने के लिए आपको एग्जैक्ट कीवर्ड मेंशन करने पड़ेंगे जो डिफाइन करते हैं इंडिया का सेक्युलरिज्म, क्योंकि वो कह रहा है कि इंडिया के सेक्युलरिज्म पर बताओ कैसा है मॉडल, क्या है इंडिया का सेक्युलरिज्म, इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में। अब जब आप ये बता दो, देखो एक अलग ये डायमेंशन है प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल। प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल यानी कि हमारे यहाँ पर जो स्टेट है यानी कि जो गवर्नमेंट है वो एक प्रिंसिपल, सिद्धांतिक रूप से कुछ दूरी भी बनाकर रखती है फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, राइट। राइट, अब जिस भी आर्गुमेंट को बताना हो, ये एक स्टैंडर्ड मॉडल का एक डेफिनेटिव कीवर्ड है, इससे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन इसी बात को एनरिच करने के लिए कि आपको ज्यादा मार्क्स मिले तो हम क्या करेंगे, हम मसाला डालेंगे, क्योंकि हम पॉलिटी में, और मसाला क्या है हमारा? आर्टिकल, केसेस, राइट। तो हमारा मसाला है, हम आर्टिकल्स को कोट कर देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को कोट कर देंगे, राइट। अगर कोई कमिटी है उसकी रिकमेंडेशन है हम उसको कोट कर देंगे, राइट। तो ये क्या है? ये हमारे मसाले हैं। जैसे मैंने कहा प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो डिस्टेंस बनाकर रखती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबसे बराबर ही डिस्टेंस बनाकर रखती है। भावना सबके लिए बराबर है, सर्वधर्म समभाव, दैट्स हाउ आर सेक्युलरिज्म इज डिफाइंड, राइट। या कैन से कमेंट किया जाता है कि ऐसा है, लेकिन कभी किसी धर्म के करीब भी होता है, किसी धर्म से दूर भी होता है। क्यों? क्योंकि हम प्रिंसिपल डिस्टेंस वैसे, बिकॉज हमारे सेक्युलरिज्म में कुछ माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल राइट्स भी हैं, तो उस बात को मेंशन करो। तो डू यू हैव सम आर्टिकल्स इन दैट रिगार्ड? अरे है ना आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, माइनॉरिटी एंड कल्चर को प्रोटेक्ट करने वाले राइट हैं कि नहीं है? हैं? जैसे आर्टिकल 29 सब क्लॉज 1, एवरी सेक्शन ऑफ सिटीजन इज गिवन दिस राइट टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, राइट। तो अपने आप में इसका फायदा, क्योंकि इसका जो टाइटल है 29-30 का वो माइनॉरिटी है, तो यानी कि हमारे यहाँ माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल भी है। जिस 30 है, 30 में तो स्पेसिफिक माइनॉरिटीज पर ही लगता है, राइट। 29 का तो एप्लीकेशन, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई साहब भले ही टाइटल में माइनॉरिटी है, लेकिन आर्टिकल 29 का जो सब क्लॉज 1 है इसमें क्योंकि लिखा एनी सेक्शन, तो अदर भी अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि स्टेट भी इसके लिए कुछ विशेष सुविधाएं करती है, जैसे लैंग्वेज एकेडमीज वगैरह खुलती है। आर्टिकल 30, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करना, एडमिनिस्टर करना, तो यानी कि अलग से सुविधाएं दी हुई हैं। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म में दखल भी दे देते हैं, देखो सबरीमाला केस, शादा बानो, ट्रिपल तलाक, राइट। पॉलिटिकली नेगोशिएटेड मॉडल है, मतलब कि जब इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम फ्रेम हो रहा था, आर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो डिबेट थी रिगार्डिंग सेक्युलरिज्म। तो ऐसे माना गया कि देखो आइडिया ऑफ इंडिया इज is going to represent consensus participation of different communities and no community should be seen, मतलब रियलिटी में और इमेजिनेशन में भी इनजस्टिस परसीव नहीं होना चाहिए। तो अगर इमेजिनेशन में भी इनजस्टिस है, व्हाट वाज बीइंग प्रोपगेटेड एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया, मतलब या पार्टीशन, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन कहा जा रहा था ना इंडिया में तो केवल मेजोरिटेरियनिज्म होगा, सेक्युलरिज्म हो नहीं पाएगा। तो इस वजह से हमें नेगोशिएट करना था जिससे कि सारी की सारी कम्युनिटीज को दिखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबका कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसे ही ये बेसिक स्ट्रक्चर, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट, ये तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती केस से निकला बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, उसके बाद डिक्लेयर हुआ कि भाई सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर, केस हम मेंशन कर सकते हैं। हेटेरोजेनस सोसाइटी में जरूरी है जी, क्योंकि डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर, रिप्रेजेंटेशन सिविलाइज्ड, सिविलाइजेशन, मतलब ये जो सेक्युलरिज्म का मॉडल है इट्स नॉट, अब इस बात को लिखें कैसे? मैंने तो आपको क्लियर कट डायमेंशन दी, रिप्रेजेंट सिविलाइजेशन वैल्यूज ऑफ इंडिया, दैट इज एसिमिलेशन एंड टॉलरेशन। मुझे लग रहा है राइटिंग ना समझ में आ रही हो आपको, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं तो उसको प्लीज लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इस बात को आर्गुमेंट के रूप में कैसे पेश करेंगे? आप कहेंगे कि सेक्युलरिज्म वाज नॉट, secularism as part of Indian constitution was not invention of our invention of our constituent assembly, rather it was present in our civilization values like assimilation and toleration, right? So this
सेक्युलरिज्म एज अ फिनोमिना रिफ्लेक्ट व्हाट वाज देयर ऑलरेडी इन आवर सोसाइटी। बात समझ में आ रही है? ये वैल्यू है एसिमिलेशन टॉलरेशन जरूरी होती है सेक्युलरिज्म के लिए। तो वहां पर तो आपने बता दिया डेफिनेशन में, स्टेट हैविंग नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, राइट। तो ऐसा जब आपने बता दिया, अब कंक्लूजन में क्या करेंगे? अब कंक्लूजन में अगर आज कुछ डिबेट चल रही है सेक्युलरिज्म पर, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में उसका स्टेटस पर डिबेट चल रही है, तो अगर आप थोड़ा एप्लीकेशन कंटेम्प्ररी ऐसा कुछ कोट कर दोगे तो थोड़ा मजा आ जाएगा आंसर में। आप कहोगे सर मजा लाकर दिखाओ तो जाने, ठीक है। जैसे व्हाट यू कैन डू, यू कैन से इन रिसेंट पास्ट द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म हैज बीन डिबेटेड, कॉमा, definition may be debated, but secularism remains the core. It means it has been said that previously secularism has been used as a tool for vote bank politics, for appeasement of communities, and maintaining their segregated identities. फुल स्टॉप। फिर आप इसमें कोई कोट डाल सकते हो। कोट क्या डाल सकते हो? जैसे कोट डाल सकते हो अमर्त्य सेन। सो आप डाल सकते हो कि अमर्त्य सेन supported the idea, you can say, consider that secularism is one of the cherished ideal of Indian constitution. However, if we promote the definition of secularism just as a special right to minorities, then it may be counterproductive for the minorities as well. Full stop. We can consider that idea of secularism of India is a solution which nowadays globalized world needs, because in almost every corner of the world we will see diversity of religion, and wherever we see diversity of religion, there will be a requirement that state needs to be neutral and protecting their rights. Full stop. तो अगर थोड़ा आपको क्लैरिटी मिली हो अप्रोच से कि मैंने इसमें करा क्या है, ठीक है, केवल बातें नहीं करी कि अच्छा आंसर लिखना चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन होना चाहिए, होना क्या चाहिए, होगा कैसे, तो अगर इसका थोड़ा आपको आइडिया लगा हो तो मैंने क्या करा कंक्लूजन में, एप्लीकेशन बेस्ड किया। देखो क्या किया मैंने, कोट का इस्तेमाल किया, ठीक, एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया, राइट। तो अगर ये थोड़ा आपको अप्रोच क्लियर हुई हो तो मेंशन वाह, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर मैं और एस्पेक्ट पर बात करता हूं, आंसर राइटिंग के टेक्निक्स पर बात करता हूं। क्लियर है? क्लियर है। काफी स्टूडेंट्स हैं यहाँ तो, ग्रेट। चलिए अब जरा कुछ और बारीकियों पर बात करेंगे, ध्यान से सुनिए। कमिंग टू दिस पॉइंट, थोड़ा सा फिर प्लानिंग पे जाता हूं, फिर आपको एक ट्रेलर दूंगा जिससे कुछ और चीजें नहीं सिखाऊं आपको। सुनिए, तो आपका मेन प्रॉब्लम पता है क्या होता है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही आप यहां पर लेक्चर 1 किया तो आपको समझ में तो चीजें आ जाती हैं। मैं यहां पर लिखता हूं, चलिए देखिए, सबसे पहली स्टेज है अंडरस्टैंडिंग, ठीक, कि सबसे पहले तो चीजें हमें समझ में आनी चाहिए, ठीक है, पहला स्टेप है। तो जब भी आप किसी टॉपिक पे आंसर लिखने जा रहे हो, पहले देखो यार मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें एक और प्रॉब्लम मुझे लगता है, क्योंकि मैं आपकी हमारी सबकी साइकोलॉजी सेम है, राइट, हमारी प्रॉब्लम भी सेम रहती है, हम बस इवॉल्व होते हैं अपनी मेहनत से, राइट। तो एक प्रॉब्लम ये होती है कि हमें लगता है कि हमें समझ में आ गया सब कुछ, लेकिन एक्चुअल में हमें समझ में आया है कि नहीं आया वो तब पता लगता है जब आप लिखने बैठते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही अच्छा आंसर लिखोगे तभी समझ में, तभी पता लगेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, नहीं नहीं नहीं। बहुत अच्छा आंसर लिखना वो तो स्टेज है, बताऊंगा उस मतलब उस पर और हम काम करेंगे अभी। लेकिन एटलीस्ट अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो और कनेक्ट कर पा रहे हो पॉइंट्स को, तो समझिए कि हाँ आपको अच्छे समझ में आया। तो इसके लिए हम क्या करें, अ, जब भी आपका लेक्चर हो जाए या आपने कोई टॉपिक का टारगेट बनाया, आपने उसको पढ़ा, तो इसको मैं मान रहा हूं लेक्चर 1 जो भी आपने टाइम दिया। इसके बाद देखो कि क्या आप समरी बना सकते हो क्या पूरे लेक्चर की। कैन यू मेक समरी ऑफ द होल लेक्चर? अगर आप समरी बना सकते हो तो वाह, मतलब जो आपने समय दिया उसमें आपको समझ में आया।
तो आप कहोगे सर समरी क्यों बनवा रहे हो? सर ऐसा भी तो होता है सर, हमें समझ में तो आया, बस याद नहीं आ रहा। वही तो कराना चाह रहा हूं, क्योंकि जब तक दिमाग में बैठेगा नहीं तो लिखेंगे कैसे? तो समरी में हमें क्या करना है, समरी कैसे बनाए? पहले जनरल पॉइंट पे फोकस करें, हमें जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना चाहिए। अल्टीमेट हमें प्रॉब्लम क्या होती है? स्पेसिफिक्स याद करने में प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती है? ये बिल्कुल बारीक जो प्रॉब्लम है यही है कि हमें स्पेसिफिक हमें याद नहीं हो रहा। यार कुछ कुछ पॉइंट्स हमें याद नहीं हो रहे, फिर हम लिखेंगे क्या भाई, है कि नहीं? फिर नोट्स खोल के लिखें तो फिर थोड़ा अपने ऊपर लगता है कि यार चीटिंग कर रहे हैं। तो चीटिंग नहीं है। शुरुआत में अगर आप वैसे भी एफर्ट कर रहे हो तो भी इट्स फाइन, एटलीस्ट लिखोगे तो रिवाइज तो होगा। तो रुक क्यों रहे हो फिर? लेकिन आपको तरीका बताता हूँ समरी का। पहले जनरल से स्टार्ट करो। जनरल का मतलब ये है कि अगर टीचर ने उस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको 9 ब्रॉड पॉइंट्स बताए थे, ठीक है, तो 9 हेडिंग्स थी, और 9 हेडिंग्स के अंदर कुछ सब हेडिंग्स थी, और सब हेडिंग के अंदर कुछ पॉइंटर्स थे, कुछ टॉपिक्स, कुछ मतलब अंडरस्टैंडिंग, कुछ पॉइंट्स ऐसे। तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि यार मुझे इस लेक्चर की जो सारी हेडिंग और सब हेडिंग ये मुझे याद है कि नहीं। इसको हम कहते हैं जनरल। ये दोनों आपकी जरूरी हैं, इस टेक्निक का इस्तेमाल करना, क्योंकि इसी से फिर हम आंसर बिल्ड करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो हेडिंग सब हेडिंग इसको देखिए। अब जरूरी नहीं है कि आप पूरे नोट्स को लिख रहे हो, क्योंकि नोट्स तो आपको ऑलरेडी क्लास में मिल ही रहे हैं, डिटेल नोट्स मिल रहे हैं। उसको एनरिच करना है हमें, उसका यूज करना सीखना है हमें। तो हेडिंग सब हेडिंग को अलग से, क्लास के साथ ही आप पेपर लेकर बैठते हो तो लास्ट में आप हेडिंग सब हेडिंग को एक बार लिख कर देख लो। इससे फायदा क्या होगा? ऐसा होगा, हो सकता है 30% 20% कुछ ऐसी चीजें हों जो याद नहीं आई आपको। इट्स फाइन, हर किसी का दिमाग ऐसा ही होता है। जब जब मैं हर किसी का कह रहा हूं तो कभी ना कभी ऐसा ही होता है, हर कोई अपनी इवोल्यूशन की जर्नी पर अलग 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 है। तो ऐसा हो सकता है कि यार 20% चीज हम नहीं ध्यान आई, हेडिंग सब हेडिंग ही याद नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं, उस टाइम समझ तो आ रहा था। दोबारा खोलो नोट्स को, ये लेक्चर की वीडियो आपको मिल ही रही है लाइव क्लास के बाद, तो उसको जरा बैकवर्ड देखो कि यार हेडिंग सब हेडिंग क्या थी। क्रक्स नोट्स आपको मिल रहे, देखो उसमें। तो जो भी आपके पास नोट्स हैं तो हेडिंग सब हेडिंग तो देख सकते हो। अब क्या होगा, क्योंकि यहां पर आपको ये रिकॉल करने में प्रॉब्लम आई थी और आपने अब देख लिया, तो अब इट इज लेस लाइकली दैट यू आर गोइंग टू फॉरगेट इट इजीली। अब आप भूलोगे नहीं उसको आसानी से, क्योंकि आप पहले भूले थे, फिर आपने देखा था, तो अब आपको याद रह जाएगा। तो ये हेडिंग सब हेडिंग क्या करेगा, जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के कीवर्ड जब आते हैं तो कीवर्ड के हिसाब से हमें आंसर करना होता है, तो हमें हेडिंग सब हेडिंग उस समय याद होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि तभी तो कंटेंट स्ट्रक्चर हो पाएगा, राइट? तो पहले जनरल पर फोकस कर लें, हेडिंग सब हेडिंग, ठीक है। और फिर लेक्चर जब आपका हो गया तो उसके बाद जब आप रिवीजन करेंगे, जिसको मैं कहता हूं R1, अपने लिए 30-45 मिनट्स तो सेम डे सोने से पहले जो आज पढ़ा है उसके लिए डेडिकेटेडली दो। उसमें आप एक बार स्पेसिफिक को रन थ्रू कर लो, रन थ्रू क्विक, ठीक है। इस प्रोसेस से चलो। इसके बाद क्या होता है जी, अब ऐसा नहीं होगा कि यहां पर आपने एकदम से लिखने की कोशिश करी तो आप जो है एनालिसिस वाले आंसर लिख लोगे, ऐसा जरूरी नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो होती है एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन का मतलब होता है थोड़ा उस पर सोचो, मतलब थिंक, थिंक अराउंड इट। यूपीएससी की खूबसूरती है, इसके सिलेबस में हर एक सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हो वो कहीं ना कहीं आसपास अप्लाई होता है कि नहीं होता है? होता है। पॉलिटी देख लो, डिबेट चल रही है, यूसीसी डिबेट चल रही है, सीए एनआरसी डिबेट चलती रहती है। ज्योग्राफी देख लो, इकोनॉमी देख लो, हर जगह इकोनॉमी में आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हो, एक्सटर्नल सेक्टर, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जो भी आप चीजें पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं अप्लाई हो रही है। तो उस पर सोचो कहाँ कहाँ वो अप्लाई हो रही है। जहां पर भी आप न्यूज़पेपर देखो, कीवर्ड देखो, तो कीवर्ड कीवर्ड का मोमेंट ही है कि आप रिफ्लेक्ट करो, उस पर सोचो कि यार मैंने क्या पढ़ा था। ऐसे आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी। ऐसे आप फिर जब आप लिख नहीं पाते हैं ना समझने के बाद भी, तो ऐसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मतलब लीनियर लर्निंग ना होकर के वेब बेस्ड लर्निंग, इंटरकनेक्शंस बिल्ड होने चाहिए, तो इंटरकनेक्शन यहां पर बिल्ड होंगे। ऐसे मिले जब आप सोचोगे तो इंटरकनेक्शन होगा, इंटरलिंकिंग होगी। अब इंटरलिंकिंग होगी तो होगा आपका एनालिसिस। अब ये जो एनालिसिस बिल्ड होगा ना, ये आपको हेल्प करेगा इन वाले क्वेश्चंस में। ये जो क्वेश्चंस हैं, एग्जामिन, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज,
लिखने को तो बहुत लोग लिखते हैं, रटी रटाई बातें लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, रटी रटाई बातों से आप लिख लोगे, कुछ आंसर्स लिख लोगे, कुछ हो सकता है टेस्ट सीरीज में भी ठीक ठाक परफॉर्म कर लो, लेकिन जब आप एग्जाम में जाओगे तो एग्जाम में मतलब ठीक है कुछ थीम्स के इंट्रोडक्शन कंक्लूजन दिमाग में सेट है, हमारा टाइम बचेगा, बट अल्टीमेटली हमें एट द मोमेंट आंसर फॉर्म करना आना चाहिए और उसकी टेक्निक से उसको यूज करना आना चाहिए, राइट। तो उसके लिए एनालिसिस हमारा बिल्ड होना जरूरी है। जरूरी थोड़ा ना कि जो थीम आपने प्रैक्टिस की थी एग्जैक्टली उसी थीम पे क्वेश्चन आएगा, कैसे भी आ जाए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंटेंट तो आपने अच्छे से ब्रीव किया हुआ है ना। तो तब जाके एनालिसिस होगा। और फिफ्थ स्टेज है क्रिएट। अब यहां पर होगा क्रिएट, यहां पर होगी आपकी आंसर राइटिंग की कैपेबिलिटीज का असली यूज। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अभी इस स्टेज पे होते हैं और उनको लगता है जब वो एग्जामिन एनालाइज वाले क्वेश्चंस को किसी क्लासमेट को करते हुए देखते हैं उन्हें लगता है हो यार हम क्यों नहीं कर पा रहे। अरे भाई हर कोई अपनी तैयारी के अलग स्टेज पे है, हो सकता है उसने उससे पहले प्रैक्टिस किया हो, कुछ कमियों को सुधारा हो, आप क्यों प्रॉब्लम ले रहे हो भाई। भाई तो आपको डरना नहीं है, आपको मेंस के एग्जाम से पहले रेडी होना है, हो जाओगे अगर स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को फॉलो करो तो, मेहनत करो तो साथ में। चलिए अब वापस इस पे चलते हैं। ये तो आपको पता लग गया कि यार ये काम हमें करना है, इंटरलिंकिंग करनी है डायमेंशंस की, क्योंकि अभी भी आपको अगर ना पता लग रहा हो, चलो मैं आपको ट्रेलर देता हूँ। ट्रेलर दें आपको, लीजिए ट्रेलर। यूपीएससी का इस साल का पेपर देखिए जरा, मेंस का यूपीएससी पेपर, जीएस पेपर 3 देख लीजिए। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन हमने जीएस पेपर 2 से किया, जीएस पेपर 3 देख लेते हैं। 2 3 कोई भी देख लो। लो यार 1 ही खुल रहा है सबसे पहले, लीजिए। ये देखिए क्वेश्चंस, यू विल सी कि अराउंड 40% जो क्वेश्चंस आपको देखेंगे ना, स्पेशली पिछले कुछ समय से, क्या बात है, एक क्वेश्चन तो यही मिल गया देखो, दिख रहा है आपको। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। अभी जो हम बात कर रहे थे, हाउ द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, तो मैंने कहा था ना कि यार कंपैरिजन वाला भी क्वेश्चन आता है। हमने जो क्वेश्चन किया हमने डायरेक्ट वाला किया, कंपैरिजन वाले में हम वेस्ट के साथ कंपेयर करते हैं उसके फीचर्स। Why endangered labor was taken by the British from India to other colonies? Have they been able to preserve their culture identity over there? क्या वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर पाए वहां पर। तो कुछ क्वेश्चंस वो ऑफ बीट डालेगा, लेकिन ऑफ बीट क्वेश्चन आप ही करोगे जब आपकी इंटरलिंकिंग बन जाएगी, जब आपको पता है कल्चरल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अच्छा आइडेंटिटी का क्या रोल है, अच्छा आइडेंटिटी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के काम आती है, ओके, डेवलपमेंट पर भी इसका रोल होता है, ओके। तो अब ऐसा नहीं है कि हर एक आंसर आपको ब्रिटिश आ गया तो ब्रिटिश में आपने कहा यार मैं देखता हूँ अपने नोट्स, मॉडर्न हिस्ट्री में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस और एडवेंट ऑफ यूरोपियन में ब्रिटिश वाले पॉइंट में ये वाला पॉइंट लिखा है क्या, हाँ ये वाले पॉइंट तो नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है, इंटरलिंकेज, राइट, इंटरलिंकेज दैट इज नेसेसरी। अगर वो डेवलप हमारा हो रहा है साथ साथ में, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जिसमें आप अनकंफर्टेबल फील करो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो रेगुलर हैं, डायरेक्ट थीम पे भी क्वेश्चन आते हैं, उसमें आप यू विल बी मोर कंफर्टेबल क्योंकि इतनी बार प्रैक्टिस की कि मतलब जबरदस्त तरीके से आप तुरंत लिख दोगे। कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन आप अच्छा लिख पाओगे कब, जब ये डायमेंशंस ओपन होंगे, जब आप तैयार होगे कि किसी भी टॉपिक को पढ़ना, तो इंटरलिंकिंग जरूरी है। नोट्स की लीनियर रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, दिस इज अ डिफरेंट गेम। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम जैसे, ग्लोबलाइजेशन इज जनरली सेट टू प्रमोट कल्चरल होमोजेनाइजेशन, बट ड्यू टू दिस कल्चरल स्पेसिफिसिटीज अपीयर टू बी स्ट्रेंथन इन इंडियन सोसाइटी, एलिसिडेट। तो अब इसमें क्या लिखोगे, क्या ग्लोबलाइजेशन पे तो आपको बहुत पॉइंट पता है, क्या वो लिखना है केवल, नहीं। इसकी जो सेंस बन रही है कि ग्लोबलाइजेशन जनरली प्रमोट करती है कल्चरल होमोजेनाइजेशन, यानी कि एक तरीके से दुनिया में जो चॉइसेस ऑफ पीपल, choices of food, choices of clothes, choices of political system, choices of belief, choices of music, वो सब एक जैसा होता जा रहा है। Due to this cultural specificities appear to be strengthen Indian society, लेकिन लेकिन इसी ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऐसा लग रहा है कि हमारे यहां पर होमोजेनाइजेशन नहीं, एक अपने आप में एक ऐसा भी ट्रेंड बन रहा है जिसमें कि हम अपने कल्चर के प्रति और ज्यादा सजग हो रहे हैं, और ज्यादा अपने कल्चर को रिवाइव कर रहे हैं कि यार इंडिया के कल्चर में क्या क्या खास बात थी जो हम भूल गए हैं। तो आपको क्या लग रहा है ये क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन के डायरेक्ट किसी चैप्टर के नोट से आया है? ये तो जो आप अभी थीम्स देखते हो, राइट, कि
idea of Orientalism, how British legacy needs to be, you can say, removed from India. आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी का स्टेटमेंट कि ब्रिटिशर्स चले तो जाएंगे, बट द फिल्थ दैट ब्रिटिशर्स आर गोइंग टू लीव आर गोइंग टू रिमेन देयर फॉर सो मेनी जनरेशंस। तो ऐसे कोट भी हमारे पास एग्जैक्टली पॉइंट्स भी हैं। यार एक आइडिया है ये, पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी, ओके, इंडिया पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी, अच्छा, तो हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट अलग होगा, दूसरी जगह पर अलग होगा, ओके। इस पे एजी फ्रैंक का ये कहना है, अच्छा, कि ग्लोबलाइजेशन का जरूरी नहीं कि बेनिफिट सबको ही मिले। अमर्त्य सेन जिनका जिक्र अभी किया था, अमर्त्य सेन का भी व्यू है ग्लोबलाइजेशन पे कि भाई ऐसा है कि इंडिया जैसे देशों को उतना फायदा नहीं हो पाया जितना यूएस को हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ स्किल जो थी वो कम थी, कैपेबिलिटी अप्रोच, राइट। तो कितने सारे पॉइंट हैं हमारे पास। अब कल्चरल आइडेंटिटी सेंट्रिक में हमारे पास ओरिएंटलिज्म और एजी, मतलब जो ये मार्क्सिस्ट वाला पॉइंट मैंने आपको बताया। तो जरूरी नहीं है कि आपको किसी आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करना है, जीएस वाला आंसर है तो क्रिस्प क्रिस्प पॉइंट्स का इस्तेमाल करना है। वाई कल्चर इज नेसेसरी, कल्चर सोलिडारिटी, और जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है उससे कल्चर में भी कनेक्शन है क्या, क्या आज हम दोबारा से कल्चरल नेशनलिज्म को प्रमोट होते हुए देख रहे हैं क्या। तो वी हैव सो मेनी पॉइंट्स, राइट। द पॉइंट इज कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को इंटरलिंक करके आंसर फॉर्म कर रहा हूं कि भाई क्या क्या इंपैक्ट हो रहा है ग्लोबलाइजेशन से, राइट। कम्युनलिज्म अराइजेज ईदर ड्यू टू पावर स्ट्रगल और रिलेटिव डेप्रिवेशन आर्ग्यू, ये तो कम्युनलिज्म से डायरेक्ट ही क्वेश्चन है कि कम्युनलिज्म संप्रदायवाद भारत में होता क्यों है, सोसाइटी से क्वेश्चन है बेसिकली। या तो पावर स्ट्रगल चल रहा है कम्युनिटीज के बीच में, या फिर एक कम्युनिटी कहीं पीछे रह गई तो उस कारण भी होता है। ऐसे ही देख लीजिए, जैसे जीएस पेपर 3 यूपीएससी, देखिए, while we flaunt India's demographic dividend, we ignore the dropping rates of employability. What are we missing while we doing so? Where will the jobs that India desperately need come from? Explain. आपको नहीं लगता अपने आप में हमारी इकोनॉमी का एक वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल इशू है ये, राइट। सबको पता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंडिया इज अ यंग डेमोक्रेसी, स्टेबल डेमोक्रेसी, 3Ds जिसके बारे में हम बात करते हैं, राइट। डेमोग्राफी, डाइवर्सिटी भी है हमारे पास, डेमोग्राफी, डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी, ये सब है हमारे पास, बट द पॉइंट इज कि क्या हम उसके प्रोपोर्शन में जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे में बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट अगर आप थोड़ा लिंक करके चलोगे तो आपको लगेगा यार, अगर लेबर ब्यूरो का डेटा आया है, तो जैसी कुछ डेटा की बात आती है ना इकोनॉमी में, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो कितने लोगों का दिमाग बंद होने लगता है कि यार बस ये रिपोर्ट, ये डेटा कहां तक रटेंगे यार। लेकिन अगर देखा जाए तो आपके पास इकोनॉमिक सर्वे, बजट इकोनॉमिक सर्वे विद रिगार्ड टू पर्टिकुलर टॉपिक, अगर उसने जॉब क्रिएशन से जुड़ा हुआ कुछ डेटा दिया है, स्टैंडर्ड कुछ लाइन, ठीक है, वो बजट में अगर कुछ एलोकेशन, कुछ बोला गया है इस बारे में, नंबर 2 वो, और अगर इस सेक्टर से जुड़ा, मतलब ब्रॉड इस पर्टिकुलर इशू से जुड़ा अगर कोई गवर्नमेंट का टारगेट आया है, कोई स्कीम आया है, वो उसका टारगेट ग्रुप क्या है, नोडल मिनिस्ट्री क्या है, सर्विसेज क्या है, टारगेट क्या है, ये सब हमें डिटेल्स पता होनी चाहिए। तो एक्चुअली अगर इशू बेस्ड अगर आप इन डिटेल्स को गैदर करोगे ना, तो आपके इतने से पेजेस में, A4 साइज पेजेस में अगर शॉर्ट में नोट्स करोगे, तो जितने इंपॉर्टेंट आप, जितने आपके ये पिलर्स हैं, थीम्स है इंपॉर्टेंट मेंस के लिए, सबका इंपॉर्टेंट क्रिस्प पॉइंट्स, उनका मसाला जो सब्जेक्ट वाइज अलग वेरी करता है, जैसे इकोनॉमी की बात है तो मैं कुछ डेटा की बात कर रहा हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, किसी रिपोर्ट को कोट करने की बात कर रहा हूँ। जब पॉलिटी की बात कर रहा था तो मैंने आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कमिटी की बात की थी, तो आप उसको आराम से लिख सकते हो। जैसे अगर मैं इकोनॉमी के सेक्टर्स के बारे में बात करूं, चलो भाई क्वेश्चन कहाँ से यार, फिशरीज से क्वेश्चन है यार, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन है, लो यार एनिमल हस्बेंड्री, फूड स्टॉकिंग से क्वेश्चन है, लो यार फूड स्टॉकिंग, आपका एक्सटर्नल सेक्टर से क्वेश्चन, एक्सटर्नल सेक्टर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर तो पता है एग्रीकल्चर, एमएसएमई और एक्सटर्नल सेक्टर, पता है ये तो रिपीट होने वाली थीम्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिग बूस्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट मॉडल के टाइप्स, ईपीसी, टर्न की, स्विस चैलेंज, अगर स्विस चैलेंज चर्चा में है बार बार तो पता होना चाहिए स्विस चैलेंज मॉडल है क्या। तो आप देखेंगे कि हम अगर कैटेगराइज ऐसे करें, इन्वेस्टमेंट मॉडल से एक क्वेश्चन आना है जी, तो उस क्वेश्चन पे हमारे पास कुछ रिलेवेंट डेटा हमने एक जगह रख लिया। अब आपकी तरफ से पूरे 1.5 साल में उस पर 1000 आर्टिकल आ जाएं, आपको पता है कि यार मुझे अपडेट रहना है केवल
जो कि फैकल्टीज भी आपको क्लास में करा रहे हैं, प्लस आपको डायरेक्शन दे रहे हैं कि एक्चुअली करना कैसे है। और आपने रिलेवेंट इंफॉर्मेशन गैदर की हुई है जिससे कि आप 200 शब्द में लिख सकते हो। इशू, सॉल्यूशंस, वेज, चैलेंजेस, फॉरवर्ड, ये आपने अपने नोट्स में लिख रखा है। तो यही काम आना है। कई बार आप इसलिए आंसर नहीं लिख पाते क्योंकि पहली बात तो कंटेंट में वो स्ट्रेटेजी नहीं हो रही, वो अंडरस्टैंडिंग के बाद फिर थोड़ा एसिमिलेशन, इंटरलिंकिंग, राइट, वो नहीं हो पा रहा। दूसरी चीज, कंटेंट की कंप्लीशन की जद्दोजहद में ही आपके 10 महीने निकल जाते हैं। फैक्ट है कि नहीं? मतलब मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स अपनी इस तैयारी के दौरान कंटेंट कलेक्शन, कंटेंट गैदरिंग और उसकी चिंता, ये पढ़ूं कि वो पढ़ूं, इसमें जो है ज्यादा समय जाता है, ना कि कंटेंट के यूसेज की स्किल को डेवलप करने में। वो स्किल प्रीलिम्स के लिए भी चाहिए, प्रीलिम्स भी स्किल का गेम है, एनालिटिकल क्वेश्चंस आप देख रहे हो, और मेंस में भी यही है। और ये इस चीज पे काम नहीं हो पा रहा, इसी वजह से टेंशन है। तो अब आपको एक बात तो पता लग गई कि यार अगर हम स्मार्टली चलेंगे, सब्जेक्ट सेंट्रिक नहीं, एग्जाम सेंट्रिक, कि एग्जाम में मैंने जीएस पेपर 3 उठाकर देखा, तो यार मेरे पास अगर मैं थीम्स की बात करूं तो मेरे पास कौन कौन सी थीम से कैसे क्वेश्चन है। अच्छा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से क्वेश्चन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड से क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एपीएमसी से क्वेश्चन है, फार्मर लॉज इसमें चर्चा में थे, फिर ये क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्वेश्चन है, देन फेयर कंपेंसेशन ट्रांसपेरेंसी लैंड एक्विजिशन से क्वेश्चन है, फिर कैपिटलिज्म has guided the world economy in unprecedented prosperity. However, it is often encourages short-sightedness and contribute wide disparities. मतलब अमीर और गरीब का फासला बहुत ज्यादा बढ़ा भी है। अच्छा, इससे क्वेश्चन है कि would it be correct to believe that adopt capitalism for bringing inclusive growth in India? क्या ये सही होगा? बहुत ही अच्छी थीम है। और इसमें भी मैं कहता हूं कि इंटरलिंकेज जरूरी है। केवल आपने इकोनॉमी की अपनी, चाहे संजीव वर्मा पढ़ी, रमेश सिंह पढ़ी, या जो भी बुक पढ़ी, अगर जीएस पेपर 3 के इस आंसर को केवल आप इकोनॉमी की दृष्टि से ही, जो केवल आपने इकोनॉमी कॉन्सेप्ट है, केवल वो डालने की कोशिश कर रहे हो, तो आप अपने आंसर में एक्स फैक्टर कैसे लाओगे? तो इंटरलिंकेज जरूरी है, क्योंकि यहां पर भी वो इंटरलिंकेज कर रहा है। वो केवल ये नहीं कह रहा कि इंडिया में जो स्ट्रेटेजी है वो इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे आएगी, क्योंकि आपने तो अपने बुक में देखा, अरे इंक्लूसिव ग्रोथ वाला चैप्टर है, मैंने रट्टाफिकेशन किया हुआ है, मोदी जी ने जैम ट्रिनिटी ले आए हैं, जनधन आधार मोबाइल, उससे ये हो गया, डीबीटी से ये हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया। भाई साहब, इंक्लूसिव ग्रोथ से थोड़ा है क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन तो कैपिटलिज्म एज ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी में जो इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट इनइक्वालिटी लेकर आए। इंटरस्टेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपके देश में ही इनइक्वालिटी बढ़ गई है। यहां पर यूज करो कॉन्सेप्ट जो इकोनॉमी में पढ़े हैं, गिनी कोफिशिएंट, लॉरेंस कर्व, पढ़ते हो ना जीएस पेपर 3 में, इकोनॉमी पढ़ते हो ना, फिर आप यूज करो इनका। ये कोर आंसर नहीं है, इनको लिख के मार्क्स नहीं मिलेंगे, इनके यूज करके मार्क्स मिलेंगे कि भाई हाँ, इंट्रास्टेट इनइक्वालिटी बढ़ी है क्योंकि ये गिनी कोफिशिएंट ऐसे चेंज हुआ है। अच्छा जी, इंटरस्टेट इनइक्वालिटी बढ़ी है, कौन बता रहा है जी आपको? यू कैन कोट रिपोर्ट कि भाई ऑक्सफैम की रिपोर्ट का ऐसा कहना है, ये रिसेंट डेटा ऐसा बता रहा है। और कोई स्कॉलर को आप कोट कर सकते हो, जैसे इमैनुअल वॉलस्ट्रीन का एग्जैक्ट एनालिसिस है ये जो एक क्वेश्चन है, इमैनुअल वॉलस्ट्रीन का वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, कि कैसे दुनिया में कोर कंट्रीज ने ज्यादा फायदा लिया है, रिच हुए हैं, और बाकी जो कंट्रीज हैं वो पुअर हुए हैं। इसको मैं पीएसआर ऑप्शनल में पढ़ाता हूँ एक्चुअली, वहां तो ये ग्लोबलाइजेशन और ये कैपिटलिज्म उसका डोमेन है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चलो पीएसआर ऑप्शनल भी नहीं, पीएसआर ऑप्शनल है तो वो तो डायरेक्ट एप्लीकेशन हो गया। किसी का अगर पीएसआर ऑप्शनल भी नहीं है तो भी आप इनको एडिटोरियल्स में पढ़ते हो, वहां से तो एक्सट्रैक्ट इंटरलिंकेज ऐसे करना होगा, राइट। जो चीज आपको क्लास में पढ़ाई जा रही है वो तो इंटरलिंक हो ही रही है, राइट। अब देखो, मैंने कहा कि यार पीपीपी से, इन्वेस्टमेंट मॉडल से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो रिपीट होता रहता है। सर्विस मैनेजमेंट मॉडल पे क्वेश्चन आया, टर्न की मॉडल पे क्वेश्चन आया, ईपीसी पे क्वेश्चन आया। तो देखो, एक्सप्लेन हाउ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अरेंजमेंट, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अरेंजमेंट जो है एक टॉपिक है, उसके अंदर ये सब टॉपिक है, लेकिन केवल इन सब टॉपिक में ये सब टॉपिक क्या है इसको पढ़ लेने सोच लेना कि यार जंग जीत लिया हमने, नहीं। इशू पे देखिए क्वेश्चन कैसा है, एक्सप्लेन हाउ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अरेंजमेंट्स इन लॉन्ग जेस्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, लॉन्ग जेस्टेशन 20 साल 15 साल, can transfer unsustainable liabilities to the future. How, what arrangements need to be put in place to ensure successive generation capacities for are not compromised. तो अगर 15-20 साल का लंबा प्रोजेक्ट है तो कि एक प्राइवेट कंपनी
इंतजार कैसे करेगी कि भाई जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो उसके बाद जो है फिर ये टोल रोड चलेगी, फिर इससे पैसा आएगा। अब रोड की एक बात है, अगर उससे कोई बड़ा प्रोजेक्ट है वहां पर कैसे भाई सस्टेनेबल बनाएंगे? तो जब भी आप पीपीपी को पढ़ें तो पीपीपी के इश्यूज और उसके सॉल्यूशंस, प्रेजेंट में कोई सॉल्यूशंस आ रहे हैं क्या, जैसे कि वीजीएफ, वायबिलिटी गैप फंडिंग के मॉडल्स। किसी सरकार ने अगर बेस्ट कुछ किया है, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने ये किया, तो उसको कोट कर सकते हैं। तो मतलब सोचना, यूपीएससी चाह रही है कि आप सोच रहे हो कि नहीं, और सोचना भी स्ट्रक्चर्ड वे में। मतलब समझदार बहुत लोग हैं, बट एक्चुअली अपने आप को ऐसे एक्सप्रेस करें जिससे कि मार्क्स ज्यादा कमाए, वो कम लोग हैं। ये बात समझ में आई? अब जो मैं हाउ वाली बात है ना, इसको जरा एलिब्रेट कर रहा हूं, यहां पर जरा ध्यान देना। कुछ तो चीजें जो आपको ध्यान रखनी होती है, वो है जैसे SLAP, SLAP स्लैप। आपको हो गया सर स्लैप की बात कर रहे हो क्या सर? अभी तो प्यार मोहब्बत के दिन चल रहे हैं, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, आप स्लैब की बात कर रहे हो। संभावनाएं कुछ भी हो सकती है ना, तो सीख लीजिए आंसर राइटिंग में भी इसका क्या इस्तेमाल है। एस से है स्ट्रक्चर, एल से है लैंग्वेज, ए से है आपका एनालिसिस, इसको हम कह सकते हैं डेप्थ, और पी से है आपकी प्रेजेंटेशन। तो हमें इसका इस्तेमाल, अब देखो, ये जानना कि ये कीवर्ड क्या है वो एक बात है, और एक्चुअली इसका अप्लाई करके जानना वो अलग बात है। मैं दोनों चीजें आपको बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपके आंसर में एक इंट्रो होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, और कंक्लूजन होना चाहिए। केवल ये मतलब नहीं है, ये तो सिंपल स्ट्रक्चर है। इंट्रोडक्शन एग्जैक्टली वो हो जो इंट्रोडक्शन में होना चाहिए, मतलब वो एक्चुअली कंटेक्स्ट, डिमांड जो है क्वेश्चन की, उसको एड्रेस करता हो। एग्जाम्पल, आप में से कितने लोग हैं जो इंट्रोडक्शन ऐसे लिखते हैं कि भाई अगर हमें एक कीवर्ड दिख जाए क्वेश्चन में, उसके बाद तो हम इंट्रोडक्शन बना ही देंगे, उस कीवर्ड की डेफिनेशन चिपकानी है। ऐसा है क्या? कुछ लोग हैं ऐसा करते हैं, यस और नो? अगर आप ऐसा करते हो, ऐसा हमेशा नहीं करना होता। इट्स नॉट ऑलवेज नीडेड कि आप केवल डिफाइन करो। तो आप कहोगे कि सर आपने तो सर यहां करा है सर, यहां डिफाइन किया है। मैंने क्या कहा, ऑलवेज रिक्वायर्ड नहीं होता। देखो यहां पर क्या था, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, तो इस वजह से यहां पर हमने डिफाइन कर दिया, राइट? जैसे आप कहोगे सर कोई ऐसा क्वेश्चन बताओ जिसमें डिफाइन ना करना पड़े, ऐसा क्वेश्चन बना दो कोई। ठीक है, बनाते हैं, क्या दिक्कत है? लीजिए क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाते हैं। क्रिटिकली एनालाइज दी, क्रिटिकली एनालाइज, क्वेश्चन बनाते हैं, क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ एफडीज इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक, क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ एफडीज इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक, अब ये क्वेश्चन मान लीजिए मैंने बना दिया 200 वर्ड्स का। ठीक, तो क्रिटिकली एनालाइज करना एफडीज, फंडामेंटल ड्यूटीज को इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो इसमें क्या करोगे? तो आप कहोगे सर हम तो सीधा एक काम करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी जो है सर, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में है सर। वो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट से आई थी सर, रट्टा बिल्कुल लगाया हुआ है बिल्कुल। और सर 11 है सर ये फंडामेंटल ड्यूटी, सर ये बता देंगे सर। और सर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है सर, ये सब याद आ रहा है सर, कुछ ऐसा बता देंगे। ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं क्या, आप ये बता दोगे, डेफिनेशन बता देंगे कि डेफिनेशन क्या है, कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो एक तरीके से दे वर एडेड टू गिव आवर सिटीजन्स
नो हाउ कि अल्टीमेटली भाई ये आपके सिविक वर्च्यूज हैं जो आपको फॉलो करनी ही पड़ेंगे, राइट। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन के डायरेक्टिव के हिसाब से आपका इंट्रोडक्शन का कंटेक्स्ट बनता है। मतलब जैसे क्वेश्चन क्रिटिकली एनालाइज है, अगर आपने क्रिटिकली एनालाइज वाले क्वेश्चन में सिंपल, चलो ये तो ये है, मान लो कोई और इशू है उसमें भी सेम लॉजिक लगेगा, सिंपल आपने डेफिनेशन दे दी, तो मुझे बताओ सिंपल डेफिनेशन आपके इंट्रोडक्शन में पढ़ी मैंने, ये आपका यहां से आंसर स्टार्ट हुआ, तो क्या मैं जज कर पा रहा हूं कि क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन का है या फिर क्रिटिकली एनालाइज का है? मुझे बताओ आप, सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, आप इससे कभी गलती नहीं करोगे फिर। ये बताइए आप, क्या अगर मैं केवल इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन दे दूं, तो क्या आप इंट्रोडक्शन पढ़ के अगर मान लो आप क्वेश्चन छुपा लिया, तो क्या आप जज कर पा रहे हो कि क्वेश्चन इज अबाउट एक्सप्लेन और क्रिटिकली एनालाइज? क्योंकि एक्सप्लेन किया, क्योंकि वहां पर जो मैंने क्वेश्चन बनाया था, ये देखो, ये एक्सप्लेन वाला बनाया था, तो मैंने कहा चलो भाई डिफाइन वाला पार्ट हम इसमें डेफिनेशन वाला पार्ट लगा देंगे। लेकिन अगर मैंने एक्सप्लेन नहीं दिया, डिस्क्राइब नहीं दिया, और आपने क्रिटिकल एनालाइज वाले क्वेश्चन में केवल डिफाइन कर दिया इंट्रोडक्शन में, फिर आपने स्टार्ट करा, तो मैं जज नहीं कर पा रहा कि क्वेश्चन इज अबाउट क्रिटिकली एनालाइज। तो यहां पर जंग जो है एक एक मार्क्स की है, राइट। तो हमें जो है फोकस करना है इस बात पे कि नहीं यार, हमें पता है ये बात कि यार ये क्वेश्चन क्रिटिकली एनालाइज का है, तो हमें क्रिटिकल वाला जो पार्ट है ना, ये भी अपने आंसर में यहां पर जोड़ना होगा। मींस जब डेफिनेशन, अगर आप ब्रीफ में देना चाह रहे हो तो आप ब्रीफ में दो, ठीक है, इफेक्ट आपने यहां पर दिया, लेकिन आप इसके साथ दो कि विद इन within Constituent Assembly, there was a debate connected to fundamental duties. Primacy was given to fundamental rights. Primacy was given to the idea of rights, and duties were not given place in our a dedicated part. Were not given dedicated part. Uh, when they were added, when they were added after 42nd Constitution Amendment Act, the most prominent comment, the critique point was that they are superfluous entities added in Constitution with no real enforceability or impact. Full stop. तो इससे वैल्यूटो को पता लग गया कि यार इस बच्चे को डेफिनेशन भी पता है, उसको ये पता है कि क्वेश्चन में एक्चुअल मैंने क्रिटिक पूछा है। और क्रिटिक का मतलब केवल बुराई करना नहीं होता, आप फिर बॉडी पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करोगे। एक पार्ट में आप इसके यूसेज की बात करोगे कि यार क्यों जरूरी था, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटीज लाती हैं लोगों में, और बिना ड्यूटीज के कोई राइट्स नहीं मेंटेन कर पाएगा सोसाइटी में। जब हर कोई अपनी ड्यूटी नहीं करेगा, राइट्स नहीं मेंटेन कर पाएगा सोसाइटी में। गांधीयन आइडिया उसको ऐड कर दोगे, लास्ट वाले पार्ट में आप इसके क्रिटिक वाले पार्ट पर फोकस करोगे, और कंक्लूजन में आप बैलेंस करोगे, आप कहोगे कि नहीं यार ऐसा नहीं कि देयर ऑफ नो वैल्यू, बिकॉज पार्लियामेंट इज गिवन दिस पावर दैट पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड पार्लियामेंट हैज डन दिस बाय various laws, for example National Honors Act, for example this Civil Rights Act, etc. Parliament has made punishable offense as well, right? जैसे फ्लैग की डिसरेस्पेक्ट करोगे, तो अब भाई आर्ट फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आपने बीच में बता चुका है कि जैसे हमारा पहला ही फंडामेंटल ड्यूटी क्या है कि आपको रेस्पेक्ट करना है नेशनल आइडियल्स पर, इंस्टीट्यूशंस पर, नेशनल आइडियल्स इंस्टीट्यूशन बता दिया, फ्लैग एंड, है ना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इससे, इस ट्रिक से आपको पता लगा कि पकड़ लेना है कि जी क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसको एड्रेस करना है। तो ट्रिक क्या है कि अगर इंट्रोडक्शन लिखो तो ये देखो कि इंट्रोडक्शन पढ़ के आप गेस कर पा रहे हो कि क्वेश्चन क्या है, ठीक। बॉडी वाला पार्ट देखो, अगर क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, कई बार होता है ना, दो क्वेश्चन कीवर्ड होते हैं, तो दोनों पार्ट को आपने सेपरेटली एड्रेस करना है। जैसे कि क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, यहां पर ये भी होता है, और लास्ट में कहता ऑल्सो डिस्कस सम ऑफ द लॉज विच आर मेड टू गिव इफेक्ट, टू गिव लीगल इफेक्ट टू फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, टू लीगली इन्फोर्स फंडामेंटल ड्यूटीज। तो वो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया, तो मैं सेकंड पार्ट को अलग से एक पैरा में एड्रेस करूं, जिससे कि इवेल्युएटर मार्किंग करते समय भूले ना कि यार इसके अलग से मार्क्स देने, क्वेश्चन के दो पार्ट थे। कंक्लूजन में हम थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक, प्रैग्मेटिक, डिपेंड करता है क्वेश्चन के हिसाब से भी, राइट। लेकिन हाँ, क्वेश्चन का मतलब केवल समरी नहीं होता, क्वेश्चन का मतलब रिपीटेशन नहीं होता, रिडंडेंसी नहीं करनी अपने आंसर में। कंक्लूजन में एक नया एप्लीकेशन, नया वे फॉरवर्ड देना है कि हाँ जी इससे ये निष्कर्ष निकला है, देखो इससे ये हो रहा है। तो एक प्रैग्मेटिज्म, ऑप्टिमिज्म,
सम एनरिचमेंट, जनरल चीजें नहीं लिखनी, हमें स्पेसिफिक लिखकर ही मार्क्स कमाए जाते हैं, राइट। यहां तक अगर बात बिल्कुल क्लियर आ गई हो समझ में तो मेंशन अल्ट्रा क्लियर। ये समझ लीजिए आपकी यूपीएससी की जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन में से एक मानिए इसको, जो आप यहां पर लर्निंग ले रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज, लैंग्वेज में होनी चाहिए ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब क्या होता है, हमें मिनिमम वर्ड्स में मैक्सिमम कंटेंट देना है, मिनिमम वर्ड्स में मैक्सिमम आपको डायमेंशंस जो है देनी है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्क्स हमें इसके मिलेंगे। लैंग्वेज में आपको टू मच नहीं लिखना, लैंग्वेज सिंपल हो, शार्प हो, बहुत ज्यादा फ्लावरी लैंग्वेज लिखना ऐसा नहीं कि उससे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, डिमांड को एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस के साथ आती है, मतलब मैं आंसर राइटिंग जब कराता हूं तो उसमें बताता हूं कि देखो तुमने लिख लिया है आंसर, अब देखो इसके तीन और तरीके हैं इंट्रोडक्शन को लिखने का, और वो इंट्रोडक्शन देखो कैसे वो ब्रीफ हो सकता है। बॉडी लिख लिया आपने, बॉडी में आपने जो 8 लाइन लिखी है, देखो कैसे 8 लाइन में जो तुमने आर्ग्यूमेंट लिखा है उसको हम 5 लाइन में कंसाइज कर सकते हैं, जिससे कि मैं अदर पॉइंट भी इसमें जोड़ सकता हूँ। देखा था ना सेकुलरिज्म वाले आंसर मैंने कितने सारे पॉइंट लिखे थे। तो एक छोटे से क्वेश्चन में अगर मैं 7 डायमेंशन दे रहा हूं और कोई बच्चा 4 डायमेंशन में ही उसने इतने सारे वर्ड्स यूज कर लिए, तो मार्क्स किसको ज्यादा मिलेंगे, जिसने जितने ज्यादा सटीक एज पर डिमांड डायमेंशन डाले। एनालिसिस एंड डेप्थ ये कैसे आएगा, तो आपको जो कोर डिमांड है उसको एड्रेस करते हुए सब्जेक्ट की नीड के हिसाब से, सब्जेक्ट टॉपिक की नीड के हिसाब से आपको डायमेंशन देने होते हैं। प्लस कई बार क्या होता है आप केवल डेटा का इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि डिमांड होती है आर्गुमेंट की। तो अगर आप आर्गुमेंट का से इस्तेमाल करते हैं तो एनालिसिस आता है। आप जैसे अगर कोई ऑप्शनल में लिखता है तो ऑप्शनल में ही जब डेप्थ आप लाते हैं तो आप उसमें स्कॉलर, अब जैसे आप अगर पॉलिटी में लिख रहे हैं तो पॉलिटी और पीएसआर का जैसे ओवरलैप है, तो पॉलिटी में अगर आप लिख रहे हैं तो पॉलिटी में आप आर्गुमेंट लिखोगे, आप आर्टिकल लिखोगे, आप सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लिखोगे, आप कमिटी लिखोगे, राइट, आप इस तरीके से लिखोगे। तो इसी चीजों के साथ प्लस हो जाएगा, अगर बस पीएसआर ऑप्शनल में है तो उसमें स्कॉलर आ जाएगा, एक तो ऐड हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 उसमें हम कुछ जो थ्योरी के कीवर्ड्स होते हैं बस उनको ऐड कर देते हैं, तो आपका फिर वो पीएसआर का आंसर बन जाता है। तो आपको इसमें हर एक सब्जेक्ट में, आपका ऑप्शनल हो आपका जीएस हो, हर एक सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के हिसाब से डेप्थ के कुछ मसाले होते हैं, एसेंशियल्स होते हैं, उनको डालना बहुत जरूरी है, जनरल बातें नहीं करनी है। प्रेजेंटेशन की बात करें तो आपकी जो हैंडराइटिंग है वो लेजिबल होनी चाहिए, मतलब आप पढ़ सकें उसको, मतलब इवेल्युएटर पढ़ सके, मतलब समझ रहे हैं ना। कैसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या नहीं करना है, ये नहीं करना है जैसा मैंने लिखा है, ठीक, आपकी पढ़ने लायक हो। क्योंकि अगर आपने एग्जामिनर की लाइफ को टफ बनाया, हैंडराइटिंग को बहुत ज्यादा खराब लिखा, तो एग्जामिनर आपकी लाइफ को टफ बना देगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। तो एक तो साफ हैंडराइटिंग हो, प्लस हैंडराइटिंग अगर खराब है आपकी तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या होता है फिर स्पेसिंग का इस्तेमाल करें, थोड़ा कैरेक्टर को प्रॉपर, मतलब अल्फाबेट को प्रॉपर करें। तो ऐसा नहीं कि अब कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं है, लेजिबल लिखने की कोशिश करें, ठीक। और अगर आपको लगता है नहीं टाइम बहुत लगता है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाती है, इतना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है अभी आपको, क्योंकि यहीं से तो स्कोर बनेगा, मेरिट में यहीं से जाओगे आप। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में आप क्या करें, जैसे जीएस के आंसर लिख रहे हैं तो जहां पर हेडिंग्स का इस्तेमाल हो सकता है तो वहां हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, इनका इस्तेमाल करें। कहीं पर जैसे ये आपकी क्यूसीए बुकलेट मिलती है, ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन लिखा रहता है, और आपका ये तो यहाँ पर जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया अपना आंसर लिखना, तो अगर आपको पता है आंसर का जो कोर डिमांड है उसको, उसके ना कुछ पॉइंटर्स हैं, या उसका कोई फ्लो चार्ट के थ्रू मैं समझा सकता हूँ, कोई डायग्राम है, ज्योग्राफी है, राइट, साइंस एंड टेक में है कुछ, तो आप यहाँ पर उसको साइड में बताएं और यहाँ से अपना आंसर कैरी फॉरवर्ड करें, ठीक है। प्रॉपर चेंज ऑफ पैरा जरूरी है, चेंज ऑफ पैरा, क्योंकि जिससे कि डायमेंशन इन ऑर्डर हो, ऐसा ना हो कि आपने 3 डायमेंशन एक पैरा में, दूसरे डायमेंशन में एक डायमेंशन,
फिर नेक्स्ट वाले पैरा में 3 डायमेंशन, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब वो डायमेंशंस जो हैं वो इक्वल वे में जानी चाहिए। और अंडरलाइन का इस्तेमाल करें कृपया करके, जो कोर डिमांड है उसको अंडरलाइन करें। पेन चेंज करने का आपको समय नहीं मिलेगा मेंस में। आपको अगर पेन चेंज करने का समय मिल रहा है तो ज़्यादा टैलेंट है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और बहुत अच्छा लिखना है। अ, अगर समय बचा सकते हैं बचाना है। एवरेज आंसर कहीं जगह छोड़ना नहीं होता, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि एक एक मिनट के अंदर जितना आप वर्ड्स लिख रहे हो उसका इम्पैक्ट मार्क्स पे पड़ता है। तो हम अगर उस प्रिसीजन से सोचें कि यार टाइम की कॉस्ट क्या है, ठीक है, तो हम थोड़ा और शार्प हो जाएंगे। ठीक है, फिर मिनट सेकंड्स पे काम करने लगे। जैसे क्लास में जब मैं आंसर राइटिंग कराता हूँ तो मैं टाइमर चला देता हूँ। कई सारे मुझे नाम दिख रहे हैं, क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो टाइमर ऑन कर देता हूँ बोर्ड पे, फिर वो इसी टाइम में लिखते हैं। जिससे पता लग जाता है कि ये पहले इतने टाइम में लिख रहे थे, अब हम धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। तो ऐसा ही आप किया कीजिए, ठीक है। अभी सिखाने के लिए बहुत कुछ और भी है, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि आपकी क्लास भी है, कुछ मैसेज, राइट, क्लास है आपकी। चलिए, तो दिस इज फॉर टुडे। इसके बाद सिखाने के लिए ये है कि देखो, जैसे डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें कैसे आप डायमेंशंस को मैच कर सकते हैं, क्या पहले एक तरह का फिर दूसरे तरह का, कैसे आप करें। और कीवर्ड के हिसाब से आंसर की बॉडी को क्या चेंज कर सकते हैं। यस यस यस, कोई नहीं, तो नेक्स्ट सेशन में करेंगे वो चीज़ें। अभी तक मुझे लगता है जो ज़रूरी था आपको एकदम से बताने के लिए, कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, वो सब चीज़ें आपने कर ली होंगी। इफ एवरीथिंग इज क्लियर अंटिल नाउ, देन मेंशन वाह। फिर हम सेशन को ओपन करेंगे बातचीत के लिए, आपको जो डाउट होगा। हाँ, आपको बता दूं, जो लोग आप में से प्लान कर रहे हैं स्टडी आईक्यू के साथ आगे बढ़ने की, तो मैं आपके साथ पीएसआर ऑप्शनल में तो पूरी तरीके से हूं ही। पीएसआर ऑप्शनल में बेसिक से लेकर डेप्थ तक एवरीथिंग, टेस्ट सीरीज, सब कुछ। और जीएस में पॉलिटी एंड आईआर में लेता हूँ। आंसर राइटिंग ये सब कुछ जिम्मा है अपना, ठीक है। मास्टरी आपको हो जाएगी, बस आप पेशेंस रखिए। और आपको बड़ी रूडिमेंट्री सी बात लगेगी, अपने ऊपर विश्वास रखिए, लेकिन ये बहुत जरूरी है। हर किसी का अपना एक, यू कैन से, इवोल्यूशन प्रोसेस है। आप आज पे फोकस कीजिए कि आज मेरे टू डू लिस्ट में ये 5 पॉइंट हैं, मुझे इनको कंप्लीट करके टिक मार्क करके आगे बढ़ना है, ठीक है। अच्छा, कोर्स के बारे में बता दूं आपको। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आज और कल, मतलब अभी बसंत पंचमी कुछ सेल चल रही है, तो बसंत पंचमी सेल पे अगर आप स्टार्ट ही करना चाह रहे हैं तो यू कैन सेव एक्स्ट्रा। पॉइंट इज दैट ये कोड है आपके लिए। आप स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स पर कभी भी ये कोड लगाते हैं तो जितना वहां पर शो हो रहा होता है उससे एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाता है, ठीक है। मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है इस वाले कोड से। जैसे कोई बचपन में आप कोई गेम खेलते थे, उसमें कुछ चीट कोड्स होते थे कि यार वो कुछ स्पेशल पावर मिल जाती थी, तो ऐसा कुछ है ठीक है। त्यागी लाइव आप ये कोड लगा लेंगे तो कैसे लगाएंगे बता देता हूँ। जैसे studyIQ.com पर आप गए, आपको स्टार्ट करना है प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक एक। तो यूजुअली जो इसकी फीस होती है वो ज़्यादा होती है, आई थिंक 27 28 कुछ ऐसे आता है अगर कोड भी लगा लेते हैं। अभी यहाँ पर इस कोड से शो हो रही है 24,500, राइट। लेकिन अगर आप ये कोड लगा लेंगे, TYAGILIVE, जो सेल डिस्काउंट है, उससे भी एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ऐसे में 22,499 फर्दर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर 24,499 है, आपका 2,000 एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाएगा। जो सेल का डिस्काउंट है वो बसंत पंचमी सेल का 224 है, लेकिन त्यागी लाइफ से 2,000 और आप सेव कर लेंगे। और इसमें कंप्लीट है, मतलब ये प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू पूरी तैयारी, सारा कंटेंट। और प्रीलिम्स जैसे आप कवर क्लियर करते हैं इस वाले बैच से, तो मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम जो कि ऑफलाइन प्रोग्राम है, क्योंकि उस समय पर आपका फैकल्टी के सामने बैठकर आंसर राइटिंग करना, वहीं पर फैकल्टी का आपको टोकना, इम्प्रूव कराना, तो आई थिंक वो बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले करता है। तो ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है। तो दुनिया, मतलब ये समझ लीजिए कि अगर हमें प्रोग्रेस करना है तो एफर्ट करना पड़ेगा। और ये दुनिया का रूल है
कि विदाउट सेंस ऑफ अर्जेंसी तो डिजायर की भी ना उतनी वैल्यू नहीं रहती। तो जब आप यहाँ पर आ जाते हैं, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर रहना खाना पूरा प्रोग्राम सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे ही आप इस प्रोग्राम से क्लियर करते हैं P2I प्रोग्राम से। अगर आप ऑप्शनल में भी हैं तो ऑप्शनल का भी मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम मिलता है आपको। मैं ही यहाँ पर फिर ऑप्शनल में आपकी पूरा ख्याल रखता हूँ, प्रैक्टिस कराना सब कुछ। तो वो आपके बिल्कुल प्लान बनाता है मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का, क्या क्या पढ़ना है। मेंटोर यहाँ पर बैठे रहते हैं, फैकल्टी आपके साथ होते हैं। तो मेंटोर अलग से आपके कोई डाउट हो जिस टाइम फैकल्टी नहीं है वो सॉल्व करते हैं, फैकल्टी जैसे ही आते हैं फिर वो आपके साथ काम करते हैं। तो दैट यू कैन डू। तो प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद फिर वो मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी इसी प्रोग्राम का पार्ट है। ऑप्शनल में पढ़ाता हूँ, तो बैच स्टार्ट हो रहा है परसों। तो आज ये सेल चल रही है, बच्चे ज्वाइन कर ही रहे हैं, बैच क्लोज होने से पहले ज्वाइन कर लीजिए अगर आपका PSR ऑप्शनल है तो। ठीक, अगर आपका कोई और ऑप्शनल है तो आप वो ज्वाइन कर लेना। ये कोड आप लगाओगे तो ये कोड हर जगह काम करेगा। एक और बात बताता हूँ, आप जो है यहाँ पर टेलीग्राम ऐप आप ओपन करके SHANKTY, मैं बता रहा हूँ कैसे, आपको एक फाइल दे रहा हूँ, वो फाइल डाउनलोड कर लेना, उसको प्रिंट आउट करा के रखना। टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने कैटेगराइज किए हुए हैं, वो तो आपको 100% काम आएंगे, ठीक है, आंसर राइटिंग में। प्लस वीकली बेसिस पे क्वेश्चन मॉडल आंसर आपको PSR का मिलता है, और डेली बेसिस आंसर राइटिंग में यहाँ पर भी करता हूँ। तो शशांक त्यागी फॉर यू, आप ये टाइप करोगे इस पर टेलीग्राम ऐप पर, यहाँ पर SHANKTYAGI फॉर यू। यस, ये आ गया, UPSC सिंप्लीफाइड त्यागी लाइव। त्यागी लाइव आपका डिस्काउंट कोड है। तो आप यहाँ फाइल्स में जाना, वैसे तो आपको यहीं पे मिल जाएगा, देखो जैसे आप ऊपर जाओगे तो आज का क्वेश्चन आपको मिल गया होगा, ये देखिए, नॉर्डिक मॉडल, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्डिक मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, 250 वर्ड्स। तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए ये भी मैंने दे दिया। फिर स्टूडेंट्स जो हैं अपने आंसर्स को इसके नीचे सबमिट करते हैं, तो आप पीयर रिव्यू भी कर सकते हो। बेस्ट आंसर्स भी इसमें, मतलब बहुत ही अच्छे आंसर्स भी बच्चे लिखने लग गए हैं जब जब से उन्होंने शुरुआत की थी। तो डायरेक्टली आप इसका फायदा ले सकते हो। इन क्वेश्चंस को ना अलग से किसी वैसे टेलीग्राम ग्रुप बना के सेव करते रहना, काम आएंगे आपको, डायरेक्ट बने बने मॉडल आंसर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपका PSR ऑप्शनल लेने का बन गया है, PSR ऑप्शनल में आपके साथ रहूंगा, आप केवल PSR टाइप करना तो आपको यहाँ पर मंथली मैगजीन मिल जाएगी। तो PSR में जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ उसमें करंट भी है, स्टैटिक भी है, सब कुछ है। जो भी अपडेट्स हैं वो मैं ही आपको देता हूँ, आप डायरेक्टली उसको रेफर कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स भी इसी में है। और PSR बेसिक किट आप सर्च करोगे ना यहाँ पर, बेसिक किट, तो मार्केट में जाओगे तो वहां से आपको ऑर्डर करनी पड़ती है, फिर वो घर भेजते हैं आपके, और उसका अलग से चार्ज है, लेकिन आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर लो। ठीक है, PSR बेसिक किट। तो PSR ऑप्शनल का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन एक ही जगह पर यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, मॉडल आंसर भी मैं शेयर करता रहता हूँ, जैसे ही बच्चों के साथ क्लास में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करता हूँ उनको शेयर करा देता हूँ, वो भी मिल जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब अगर आपके डाउट हैं तो आई ओपन द सेशन फॉर डाउट्स। थैंक्स भव्या, आज लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है, बर्थडे कल है, 14 Feb। ठीक है, ये पता कैसे लगता है? कहीं मैंने अपडेट तो किया नहीं हुआ। यस, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। यस, अभी जिसको डाउट पूछना है कुछ तो यू कैन रेज योर हैंड्स, और मैं मॉडरेटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज स्टूडेंट को अनम्यूट कर दीजिए। रजनी, अच्छा, कोर्स ड्यूरेशन एक्चुअली यहाँ पर, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ आपको। आप में से कोई ऐसा भी है कि जो ओल्ड स्टूडेंट है, ओल्ड स्टूडेंट है और वो किसी अब स्टडी IQ के कोर्स में ज्वाइन होना चाह रहा है, ओल्ड स्टूडेंट एंड नाउ वांट टू ज्वाइन एनी स्टडी IQ कोर्स, तो आप जस्ट मेंशन करिए मी। ऐसा है तो आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है। ठीक, अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं या करंट स्टूडेंट हैं, ठीक है, किसी भी बैच में स्टडी IQ किसी बैच में, तो आप क्या करिए, अभी SHANKTYAGI 14, मतलब अगर आप ओल्ड या करंट स्टूडेंट हैं और आप स्टडी IQ के किसी न्यू बैच में ज्वाइन होना चाह रहे हैं, चाहे वो P2I हो,
चाहे वो ऑप्शनल हो, जैसे पीएसआर ऑप्शनल मैं पढ़ाता हूँ, अदर फैकल्टी अदर ऑप्शनल पढ़ाते हैं, या कोई भी बैच हो, तो आप शशांक त्यागी 14 टेलीग्राम पर मुझे पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं, अपना नेम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो कि पुराने वाले बैच में आपने रजिस्टर किया होगा, उससे आप लॉगिन कर रहे होंगे, और ओल्ड बैच आपका कौन सा था, राइट, और न्यू बैच आपको कौन सा लेना है। तो वैसे सभी के लिए त्यागी लाइव ये डिस्काउंट कोड मैक्सिमम वाला है, ठीक है, लेकिन ओल्ड स्टूडेंट के लिए मैं स्पेशल रिक्वेस्ट कर लूंगा, मेल कर दूंगा एडमिशन टीम को, और आज ही, क्योंकि अभी सेल चल रही है, फिर तो आज ही वो आपको क्या करेंगे, अलग से कोई कोड देंगे, तो मैं वो कोड आपको डायरेक्टली मैसेज करा दूंगा इस टेलीग्राम पर, ठीक है। तो ऐसे में आप उस कोड को यूज करिएगा, तो जो प्राइस है सेल का प्राइस, उससे भी कुछ रिड्यूस आपके लिए करा देंगे, ठीक है, कुछ मतलब उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि ओल्ड और करंट के लिए एक पॉलिसी उनकी रहती है, ठीक है, तो उस पॉलिसी के तहत उनको मेल में कर दूंगा कॉपी करके आपके सारे डेटा को। नेम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ओल्ड बैच, न्यू बैच, कहां पर करना है, टेलीग्राम ऐप ओपन करके आप डायरेक्टली यहां पर लिखिएगा लिखिएगा SHANKTYAGAGI 14 तो आप जैसे ही ये ओपन करेंगे तो ये मेरा पर्सनल चैट आ जाएगा, तो जो आप मुझे यहाँ पर मैसेज भेजेंगे वो मुझे मिलेगा डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर वो आप अपना नेम, रजिस्टर मोबाइल नंबर, बैच, और जो बैच आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। अ, गुंजा, आप मुझे डिटेल यहाँ पर मैसेज कर दिए, आई रिक्वेस्ट द टीम, और वो आज ही वो आपको दे देंगे, अभी जो सेल चल रही है, क्योंकि फिर वो प्राइस उनका जो भी इंक्रीज हो जाता है, तो इफ यू आर स्टार्टिंग तो कई बार शुरुआत अगर कर दें तो मोमेंटम बन जाता है। देखिए, जिस ऑप्शनल में विनी आपको इंटरेस्ट हो, जिस ऑप्शनल से आपका समय बचे, कि जीएस वाला पार्ट भी काफी कुछ कवर हो रहा है, अगर आपका कोई अदर टेक्निकल ऑप्शनल मास्टरी है तो आप वो जाइए, ठीक है। अगर आपको ह्यूमैनिटीज में लेना है तो ह्यूमैनिटीज में आप इंटरेस्ट देखिए, जिस टीचर का आपको समझ में आता है, अच्छा गाइडेंस आपको मिल रहा है, कंटेंट अच्छा अवेलेबल है, स्ट्रेटेजिकली आपको लगता है कि यार काफी सारा पोर्शन मेरा बच रहा है, आप जीएस का भी कवर हो रहा है, तो मेन चीज होती है कि जो जिसके साथ आप काम कर सकें, जिस स्ट्रक्चर से आप काम कर सकें और स्किल डेवलप कर लें टू स्कोर मोर, ठीक है, क्योंकि केवल नॉलेज का गेम नहीं है। टेलीग्राम वापस बता दूं, टेलीग्राम ये है मेरा, ये रहा, SHASHANKTYAGI 4U। तो आप जैसे ही ये सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उस टेलीग्राम चैनल पे लिखा रहेगा शशांक, वो यूपीएससी सिंप्लीफाइड त्यागी लाइव। और अगर आपको कोर्स में एडमिशन लेना है और आप करंट स्टूडेंट हैं और या ओल्ड स्टूडेंट हैं, ऑप्शनल P2I किसी में भी, और अभी सेल चली रही है तो सेल में तो ये भी है, लेकिन ओल्ड स्टूडेंट करंट स्टूडेंट है तो आप एक्स्ट्रा सेव कर सकते हैं, मैं आपका डेटा यहाँ पर भेज दूंगा एडमिशन टीम को, शशांक त्यागी 14, ठीक है। सो आई गेट द कोड शेयर्ड विद यू, आप उस कोड को यूज करना। यस, गुंजा गुंजा इज आस्किंग सर मुझे अच्छा बाद में देना है तो भी आपको एमआरपी अवेलेबल होगा, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम इज अवेलेबल, अगर आपने प्रीलिम्स हमारे कोर्स से क्वालिफाई किया है तो ऐसे में आपको मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम अवेलेबल होगा, ठीक है। और ज्ञानवाणी सेशन, मंथन सेशन, ये सब कुछ अवेलेबल है, मतलब रजनी को आप अनम्यूट कर दीजिए, मॉडरेटर, मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ मॉडरेटर से, आप फिलहाल आप चैट में अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। Hello. यस रजनी, Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, I really enjoyed the session. Thank you, sir, for this lovely session. जी थैंक यू, आपका कोई क्वेश्चन है? यस सर, मुझे करंट अफेयर्स के बारे में पूछना था सर। करंट अफेयर्स को कवर करने में ज़्यादा टाइम लग जाते हैं, तो उसे मैनेज कैसे करें? आप क्वेश्चन, अच्छा, करंट अफेयर्स को कवर करने में टाइम लगता है, तो आई वुड एडवाइस यस सर। कि आप ना सबसे पहले तो करंट को ना अलग से पिलर मत मानो, व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक 4 फाइल्स, 4 ट्रांसपेरेंट फोल्डर्स, और अंदर से यस आप सर। ना इसमें सिलेबस पेस्ट करो, और अपने
और अपने करंट अफेयर्स को ना ऑर्गेनाइज करो, जैसे ये जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4। शुरुआत में हमें नहीं पता होता क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज नहीं है, किस चीज का यस एप्लीकेशन कहाँ है। तो इस वजह से हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ लिखने लगते हैं, फिर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता सर, कितना डेप्थ सेम है कितना प्रॉब्लम। नहीं। लेकिन अगर आप पीवाईक्यूज को देखेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों, ठीक है, दोनों को साथ में, और उसके बाद जब भी आप करंट देखें तो देखें यार मैंने पीवाईक्यू देखना है और मुझे सिलेबस देखना है कि सिलेबस में मेरे कहाँ है। ठीक, तो आप एग्जैक्टली फिर उसी का ही, उसी हिसाब से आप स्ट्रक्चर बनाइए। जैसे कि आपने देखा कि एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इन न्यूज, ठीक, या फ्लोर यस टेस्ट सर। एज अ वर्ड वाज इन न्यूज, बिहार में लास्ट आपको पता है कल यस फ्लोर सर। टेस्ट हुआ था, राइट। तो आपने क्या लिखा कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ लिख लिया, फ्लोर टेस्ट लिख लिया, तो एक A4 साइज पेपर लो, लिखो कि जीएस पेपर 2 पॉलिटी का टॉपिक है ये, लिखा जी फ्लोर टेस्ट, तो लिख लिया फ्लोर टेस्ट होता क्या है। तो ऐसी फ्लोर टेस्ट के साथ अगर कोई और वर्ड चर्चा में था, नो कॉन्फिडेंस लिख लिया, नो कॉन्फिडेंस मोशन की, मतलब बिल्कुल छोटे में। ऐसे ही आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में क्या मेंशन था वो आपने लिख लिया, लिख लिया। तो अल्टीमेटली ये जो टॉपिक है ये आपके स्टैटिक से ही कनेक्टेड है। अब ये कितनी बार है आपको पता है, मुझे एंटी डिफेक्शन लॉ पे एक शीट बनानी, मुझे केवल ये नहीं लिखना कि एंटी डिफेक्शन लॉ पे अभी न्यूज में क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ एज अ ओवरऑल क्रिस्प में मैंने यहां पर लिख लिया, फ्लोर टेस्ट क्रिस्प में मैंने यहां पर लिख लिया, राइट। इससे कोई इशू बन रहा है क्या कि एंटी डिफेक्शन लॉ फेलिंग इट्स वेरी ड्यूटी, मतलब वेरी पर्पस, अगर ये थीम पे एडिटोरियल है तो मुझे केवल उसके कुछ आर्ग्यूमेंट चाहिए जो उस पूरे आर्टिकल में है, 7-8 आर्ग्यूमेंट, कि क्या किस कैसे फेल हो रहा है, क्या सोल्यूशन हो सकता है। अब आपकी तरफ से कितनी आर्टिकल आ जाए, आपको पता है एंटी डिफेक्शन लॉ से एक क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन आएगा तो मेरे पास उसका कंटेंट रेडी है। तो स्टैटिक क्लास में पढ़ाया जाएगा तो आपको पता है कि मेरे पास करंट के एग्जांपल भी है, मेरे पास सॉल्यूशन भी है, मेरे पास इशू भी है। उसको जीएस पेपर 2 में डाल दीजिए उस वाले पेपर को, राइट। तो इसी तरीके से करंट के टॉपिक को केवल डे वाइज ना कैटेगराइज करके कैटेगराइज देम इनटू थीम्स, कि वो सिलेबस की थीम्स हैं। मेक शॉर्ट नोट्स ऑन इट, एंड शॉर्ट नोट्स में क्या डालें, क्या इंपॉर्टेंट है, सिलेबस और पीवाईक्यू के हिसाब से देखिए। आप देखेंगे कि जब कोई आर्टिकल आएगा, जब कोई इशू आएगा, तो आप उसके बारे में ऑलरेडी तैयार होंगे, वो ऑलरेडी आपका बना हुआ होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी शॉर्ट नोट से बना रखा है। तो आपका कितना सारा लेबर जो है बच जाएगा। क्लियर है रजनी? यस सर। यस सर। तो ओके। ऐसे ओके, करिए, क्योंकि थैंक लास्ट यू। में मेंस के टाइम पर आपकी जो अपनी मेहनत है ना शॉर्ट नोट्स वाली, ये काम आएगी, आपको रिवीजन भी हो जाएगा इस बहाने लिखने में। यस सर। ओके। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, ज्ञानशु, Hello, sir. Am I audible? यस यू आर ऑडिबल, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हेलो। यस यस प्लीज आस्क या योर क्वेश्चन। यस सर, एक्चुअली सर मुझे ये प्रॉब्लम है कि जैसे मैं आंसर राइटिंग करता हूँ, पर बहुत बार मॉडल क्वेश्चंस का जब मैं आंसर लिखता हूँ तो अपने आंसर को मैं कैसे सेल्फ इवैल्यूएट करूँ वो मुझे समझ में नहीं आता। तो बेसिकली क्या गलती है, कहाँ गलती है, वो समझ में नहीं आता। तो किस तरीके से उससे सेल्फ इवैल्यूएट करें? दो तरह की गलतियां होती हैं। पहली गलती तो ब्रॉड है कि स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है क्या, मैंने डिमांड को सही समझा है क्या, राइट। लेकिन ऐसा होगा कि जैसे ही आप लिखेंगे तो तुरंत आप अपनी सारी गलतियां देख लें, ऐसा जरूरी नहीं है। हम सबके कुछ ना कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जब हम तैयारी के दौरान इंप्रूव हो रहे होते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे में आई वुड एडवाइस कि गेट गेट इट इवेल्युएटेड, राइट। जैसे आप अगर पीटीवाई बैच में हैं तो आपने अगर आंसर लिखा, कोई भी आंसर लिखो, किसी भी साल का लिखो, आप उठाकर आप भेजो टीम को, और वो डेडिकेटेड जो फीडबैक टीम है वो फीडबैक आपको देगी डिटेल उस पर लिखकर। तो इस तरीके से आप इंप्रूव होते चले जाओगे। तो एक तो होते हैं ब्रॉड, तो ब्रॉड वाले तो आप भी थोड़ा रख रख दो उसको, कल को आप पढ़ोगे तो कल को आपको ही समझ में आ जाएगा, अच्छा यार मैंने कल ये लिख दिया था, बट इसमें ना ये इंप्रूव हो सकता है। बट कुछ स्पेसिफिक जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं वो आप फीडबैक टीम को दोगे तो वो इवेल्युएट करके आपको बता देंगे, ठीक है। Okay, Himangi Parmar, I have seen your comment. You are asking for recording of this session. I'll request the team to upload the same on YouTube. ठीक है, और मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। यस अंकिता। Good evening, sir. यस गुड इवनिंग। Sir, I have question कि how to start initially answer writing. ठीक है, सबसे पहले क्या करिए, कोई एक टॉपिक लीजिए जो कि आपने आज पढ़ना है, ठीक है। कोई भी एक टॉपिक, उस टॉपिक का क्या कंटेंट आपको पढ़ना है, सोर्स निर्धारित कर लीजिए कि भाई मेरे पास ये नोट्स हैं या बुक में से मुझे यहां से पढ़ना है, ठीक है। आपने
उसको टाइम दीजिए कि मैं उसको समझूंगी, पहली बार में ऐसा हो सकता है कम समझ में आए, अगर आपने क्लास ली है तो क्लास में आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो रिवाइज कर लीजिए उसको एक बार, तो एक बार तो पहला रिवीजन कर लीजिए और उसके बाद बेसिक क्वेश्चन पर अटेम्प्ट कीजिए। बेसिक क्वेश्चन यानी कि अगर व्हाट इज पूछ ले, व्हाट इज वाला क्वेश्चन पूछ ले, तो व्हाट इज वाला अगर बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मत सोचो यार ऐसा क्वेश्चन आता है क्या, भाई साहब ऐसे क्वेश्चन को लिखोगे तो आपके थॉट क्लियर होंगे, वो आपको फिर आगे वाले क्वेश्चंस के लिए तैयार करेंगे। तो यानी कि पहले अपने आप को टाइम दो कि मैं इस चैप्टर को समझूंगी, रिवाइज करूंगी, इससे एक बेसिक क्वेश्चन का कंटेंट भले ही मैं लिख के ये आइडेंटिफाई करूंगी कि इसमें लिखना क्या क्या है, तो उस बहाने रिवीजन हो जाएगा। तो जैसे ही रिवीजन होने लगेगा, रिटेन होने लगेगा, रिटेन होने लगेगा, तो फिर आप एक्सप्रेस करने लग जाओगे, ठीक है। स्वरूप, गुंजा, आप अपना आंसर मुझे शो कर दीजिए सो दैट आई कैन गिव माई कमेंट्स कि क्या स्टेटस है अभी। स्वरूप, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस, इंडिया के कंटेम्प्रेरी थिंकर्स को आप कोट कर सकते हैं। प्लीज शेयर योर टेलीग्राम ग्रुप चैनल नेम वंस। लीजिए, ये है शशांक त्यागी फॉर यू, ये है टेलीग्राम चैनल, और ये है चैट। यहाँ पर मेरे पास मैसेज आ जाएगा, जो आपको एडमिशन लेना है ओल्ड करंट स्टूडेंट्स को वो, और अगर आप अभी ले रहे हैं आज एडमिशन तो ये बेस्ट डिस्काउंट आपको देगा, डायरेक्टली आप जाएंगे हो जाएगा। आप स्वरूप, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, हो सकता है आपने अनम्यूट नहीं किया। समर, आपने P2I बैच को ज्वाइन किया है, तो आप अपने डैशबोर्ड में ना नो योर कोर्स में जाइए, वहां पे ना स्टेप्स दिए हुए हैं हाउ टू अपलोड योर आंसर, तो प्लीज अपलोड योर आंसर देयर, ठीक है। नंदा, NANDA, उनको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। Good evening, sir. जी, गुड इवनिंग। Yes, sir. Actually, I'm part of P2I batch, sir, already. And ठीक है, daily we get the crux documents, sir. Whatever we ठीक have learned in the batch. Sir, how is it different from the 18 booklets, sir? है। बेसिकली जो क्रक्स है ना उसको बहुत ही और प्रिसाइज बनाया गया है। तो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं रेफर करने के लिए, मान लो आपने क्रक्स को 3 बार रिवाइज कर लिया, एक बार आपने लेक्चर के दिन मान लो क्विकली गो थ्रू किया, वीकेंड पे किया, टेस्ट से पहले किया, जब आपने रिवाइज कर लिया, अब आपको दिमाग में चीजें बैठ गई हैं, प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन, मेंस बेस्ड क्वेश्चन जो क्लास में टीचर आपको सिखा रहे हैं वो आप कर रहे हो, तो आप लास्ट में रेफरेंस के तौर पे आप बुक के उस चैप्टर को सेलेक्टिवली रेफर कर सकते हो, जिस बुक को आपने टारगेट में रखा है कि यार मुझे ना आज इस टॉपिक को रिवाइज करना है, तो यू कैन सेलेक्टिवली रेफर दैट बुक, दैट पर्टिकुलर चैप्टर, ऐसे Sir, आप यूज but करें। if in case of a quality, I already bought Lakshmikant and DD Bosses, sir. If in Then case I'm referring them and adding additional from crux document, then it will be sufficient, right? यस, दैट इज सफिशिएंट। आप किसी एक स्टैंडर्ड बुक को भी रेफर करेंगे ना, और एक नोट्स को रेफर करेंगे और अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ठीक, और उसके बाद प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करेंगे, आई थिंक दैट वुड बी बेटर स्ट्रेटेजी, क्योंकि जो भी गैप्स होंगे ना हमारे प्रैक्टिस के दौरान सॉर्ट आउट हो जाएंगे, Thank you, sir. ठीक है। ओके, चलिए, तो आई कंक्लूड दिस सेशन। आई होप जो आपने समय यहाँ पर दिया तो आपको इससे वैल्यू मिली होगी, और अब आपको ज़्यादा क्लैरिटी है, यू आर ऑल सेट टू गो एज पर द नॉलेज विच यू हैव रिसीव टुडे। तो फिर मिलते हैं क्लास के अंदर। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, दोज हु आर प्लानिंग, बाकी आप यहाँ पर ज्वाइन हैं ही, तो स्ट्रेटजी वाइज आपको जो भी सपोर्ट चाहिएगा यू कैन कनेक्ट। ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।